सभी का कैरियर विद लैब पर। फटाफट से आ जाओ भाई, काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैम क्लास कब स्टार्ट होगी। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, क्लास अब स्टार्ट हो गई है। ईवीएस पेडागोजी की क्लास है, अब हम करने वाले हैं, ठीक है। फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ भाई ऑनलाइन, काफी बच्चे आ भी गए हैं। प्रियंका, सुमन, सीमा, रेनू, आरती, प्रियंका, सुधाना, रविंद्र, प्रिया। चलो अब आ जाओ फटाफट से। एक क्लास हम ले चुके हैं मैथ्स पेडागोजी की, जिसमें हमने काफी क्वेश्चंस किए थे मैथ्स पेडागोजी के। ओके, तो आप लोगों ने भी किए होंगे। संगीता भी है भाई, सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। चलो भाई, अच्छा है। मैथ्स की क्लास भाई आज पहले ले ली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पहले लो या बाद में। सीमा, देखो रेनू, मैथ हो चाहे ईवीएस हो, कोई भी पेडागोजी हो, ये सबको करनी है। ये वाली क्लास सभी पेडागोजी यानी सभी सीटेट के स्टूडेंट को करनी है। ये जो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो टाइम को बिना वेस्ट करे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आज हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है ये, चलो फर्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन है, नो डिटेंशन पॉलिसी यानी कि हेल्प इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर डिटरेशन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, गिवन फ्रीडम फॉर इनोवेशन टू टीचर या प्रमोट स्कूल एनवायरमेंट। इससे क्या होता है, शून्य अवरोधन नीति, नो डिटेंशन पॉलिसी। बताओ। नो डिटेंशन पॉलिसी आरटीई एक्ट 2009 में आया था, जिसमें बोला गया था कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा ना कर ले, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया था बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे, ऐसा क्यों बोला गया था। ऐसा क्यों बोला गया था। जिसने ये पॉलिसी नहीं पढ़ी है भाई पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा इसलिए बोला गया था ताकि विद्यालय परिवेश में सुधारा जा सके। अगर कोई बच्चा फेल नहीं होगा तो वो विद्यालय आएगा और विद्यालय का एनवायरमेंट अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इससे एटमॉस्फेयर स्कूल का ज्यादा अच्छा माना जाता है। स्कूल के एटमॉस्फेयर को इंप्रूव करने के लिए इस पॉलिसी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने कराया भाई आरटीई एक्ट। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस कौन सी क्लास तक है बताओ, 12वीं क्लास तक, 10वीं क्लास तक या भाई ग्रेड 8। ये 8 है भाई, क्या है 8 क्लास तक, कौन सी कक्षा तक। क्वेश्चंस की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी आफ्टर द क्लास, तो क्वेश्चन की पीडीएफ को आप थोड़ा सा ना मांगकर अब क्या करना है, चलो भाई क्वेश्चन करके बताओ मुझे। हाँ, मतलब 1st to 8th क्लास यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये नॉर्मल बच्चों के लिए है, नॉर्मल सामान्य बालकों के लिए। पर विशिष्ट बालक की अगर बात की जाए यानी कि डिसेबल्ड बच्चे, तो उनके लिए 6 से 18 एज हो जाएगी। एज क्या हो जाएगी, 6 से 18। तो आंसर क्या हुआ भाई, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, किस आयु वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। बताओ इसका आंसर क्या होगा भाई।
इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कि किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है। अभी अभी करा इससे पहले वाले क्वेश्चन में 6 से 14, और क्वेश्चन आ गया डिसेबल्ड, ये आएगा क्वेश्चन अब की बार, तो क्या आएगा 6 से 18 वर्ष विकलांग बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी हैज बीन एंट्रस्टेड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिड्रेसल ग्रीवियंस अंडर आरटीई एक्ट। अगर कोई भी संस्था, कोई भी स्कूल आरटीई एक्ट 2009 का पालन नहीं कर रही है तो उसका शिकायत कहां पर की जाएगी, ये आंसर बताओ भाई। एनसीईआरटी बताया एक बच्चे ने, बिल्कुल भी नहीं, एनसीपीसीआर, नेशनल काउंसिल प्रोटेक्शन फॉर ऑफ चिल्ड्रन राइट, नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चाइल्ड राइट, इसकी एक फुल फॉर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 3, एनसीपीसीआर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एम ऑफ चाइल्ड राइट टू प्रोटेक्शन कमीशन। चलो ये वाला 4th क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग का उद्देश्य है द ऑब्जर्वेशन एंड रिव्यूइंग मेजर टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट, टू टेक नेसेसरी स्टेप फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, या टू लुक इनटू द कंप्लेंट रिगार्डिंग चिल्ड्रन चाइल्ड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, या ऑल ऑफ दीज। इजी क्वेश्चन है, चारों में बच्चों के राइट की बात की गई है, तो आंसर क्या आएगा भाई, डी। तीनों ऑप्शंस में बच्चे के अधिकार की बातें की गई है, तो आंसर इज डी। देखो क्वेश्चन आज हम बहुत ज्यादा करने वाले हैं, तो भाई थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, कई क्वेश्चंस में हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगी इसी वजह से। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, corporal punishment in school has been prohibited। विद्यालयों में शारीरिक दंड पर रोक लगी है, किसके द्वारा लगी है बताओ। शारीरिक दंड बच्चों को स्कूल में नहीं दिया जाना चाहिए, ये इस पर रोक किसके द्वारा लगी है, कौन से नियम कानून के द्वारा इस पर रोक लगी है। वो है भाई आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय सुधार योजना का निर्माण किया जाता है, बताओ किसके द्वारा किया जाता है। स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान जो बनते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, स्कूल प्रिंसिपल द्वारा, टीचर और प्रिंसिपल दोनों के द्वारा, या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, एसएमसी। स्कूलमेंट में जो बताओ इंप्रूवमेंट के जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं स्कूलों में, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, बताओ इसका आंसर। बताओ, इसका आंसर होगा भाई सी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनती है, एसएमसी जिसको बोला जाता है, हर स्कूल में बनाई जाती है। ठीक है, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि स्कूल में इंप्रूवमेंट प्लान्स बनाए जा सके। नाउ नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बाय विच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैज बीन मेड। कौन से भारत के संविधान के संशोधन के द्वारा अधिकार का अधिनियम 2009 ए को जोड़ा गया, बताओ भाई।
अब देखो चैप्टर्स ज्यादा नहीं रहे हैं, अब आपके क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे जितनी भी क्लासेस होंगी, और क्वेश्चंस के बीच में काफी कंसेप्ट ऐसे आ जाते हैं जो बताने पड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आरटी एक्ट 2009 को जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जिसको आर्टिकल क्या बोला जाता है? 21A। कौन से सन में हुआ था भाई? ये सन 2002 में। और संविधान संशोधन कौन सा था भाई? वो तीसरा। क्वेश्चन नंबर हमने 8 कर लिया। 9th बताओ। 9th क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग पूछा है। बताओ भाई, आंसर बताओ फटाफट, फिर हम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए अभी ना 1 ही मिनट मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो भाई क्या होगा इसका आंसर? आप ये होगा, भाग 3 में है। संविधान के कौन से भाग में है? 3 में वर्णित किया गया है, भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, आरटी एक्ट पर भारत के राष्ट्रपति ने किस तिथि पर हस्ताक्षर किए थे? किस तिथि पर हस्ताक्षर किए थे? ये ईवीएस पेडागोजी की है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 26 अगस्त 2009। 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने इस पर क्या किए थे? हस्ताक्षर। और 4 अगस्त 2009 को संसद ने इसे पारित किया था। ठीक है, और लागू कब किया था इस अधिकार अधिनियम को? 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट, ऑन विच डेट आरटी एक्ट 2009 हैज बीन एनफोर्स्ड? लागू हुआ कौन सी तारीख को इसे इंप्लीमेंट किया गया? मतलब कि इस वाले अधिनियम को लागू कब किया गया? इलेवेंथ का आंसर क्या होगा? बी। बी मतलब 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया गया। नेक्स्ट बताओ भाई, व्हाट इज द रिजर्वेशन रेट फॉर एडमिशन इन प्राइवेट स्कूल अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009? मतलब कितने प्रतिशत बच्चों को निजी स्कूलों को भी फ्री में पढ़ाना होगा? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर होती है, उनको कितने प्रतिशत है भाई? 25%। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, अब की बार भी एग्जाम में आएगा। देखना, आप लोग देखना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर, आरटीई एक्ट के अनुसार किसी छात्र से कैप्टिवेशन शुल्क लेने वाला विद्यालय पर कितना राशि का आर्थिक दंड होगा? कैप्टिवेशन फीस का मतलब होता है क्या? डोनेशन। एडमिशन के टाइम डोनेशन जो लिया जाता है उसका, अगर कोई स्कूल ऐसा कर रहा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिनको 25% फ्री में पढ़ाना है स्कूल में, पर वो उसके बाद भी क्या कर रहा है? फ्री में पढ़ाना है स्कूल में, पर क्या हो रहा है? स्कूल अगर उनसे कैप्टिवेशन फीस यानी कि डोनेशन ले रहा है, तो स्कूल पर कितने रुपए का दंड लगेगा? 10 टाइम्स ऑफ द फंड चार्जेस पर स्टूडेंट। अगर 10 गुना ज्यादा लगेगा, देखो अगर स्कूल ने लिया 50,000 का डोनेशन, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो,
5 लाख का क्या लगेगा? जुर्माना। इन बच्चों से किसी भी प्रकार की ना तो कोई फीस लेनी है, ना एडमिशन फीस लेनी है, ना डोनेशन या कैप्टिवेशन फीस, कोई भी ले सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत में आरटीई एक्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? बताओ क्यों पड़ी? पहला है अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या से निपटने के लिए। सेकंड है साक्षरता दर में वृद्धि करने के लिए। थर्ड है बालकों के अधिकार का लाभ उन्हें देने के लिए, या ऑल ऑफ दीज? आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है, कुछ समझाने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट करो भाई। आरटी एक्ट में असक्षम बालकों हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है? मैक्सिमम एज लिमिट इन रिलेशन टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या है डिसेबल्ड बच्चों के लिए? बताओ। डिसेबल्ड बच्चों के लिए जो आरटीई एक्ट में प्रावधान दिया गया है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, वो कितनी एज तक है? वो है 6 से 18 वर्ष। 6 से 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष तक वो 8वीं कक्षा की शिक्षा फ्री एंड फ्री ले सकता है, और उसको लेनी भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विच बर्थ डॉक्यूमेंट इज वैलिड अंडर आरटीई एक्ट टू गेट एडमिशन इन स्कूल? बच्चों को प्रवेश लेने के लिए कौन कौन से प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है? बताओ, किससे ले सकता है वो? बताओ। आंसर क्या होगा भाई? ऑल ऑफ दीज। यानी कि हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट भी चलेगा, आंगनवाड़ी का भी, और एफिडेविट बाय पेरेंट्स वो भी चलेगा, और वो किसी से भी एडमिशन ले सकता है स्कूल में। स्कूल मना नहीं कर सकता उसको। किसी भी साल के किसी भी दिन बच्चा स्कूल में एडमिशन ले सकता है, स्कूल उसे मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वह विद्यालय जो आरटीई एक्ट अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं करता बंद कर दिया जाएगा। कितने सालों के अंदर उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा अगर कोई स्कूल आरटीई एक्ट 2009 का पालन नहीं करता है? बताओ। 17 का आंसर। अगर कोई स्कूल विद्यालय का के आरटीई एक्ट 2009 का पालन नहीं करता है तो उस स्कूल को कब तक बंद कर दिया जाएगा? बहुत कम आंसर सही आ रहे हैं भाई। इसका आंसर होगा 3 इयर्स। 2 साल में, 2 साल यानी कि 3 इयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई। 18th क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। हाउ मैनी पेरेंट्स विल बी द मेंबर ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009? बताओ इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई स्कूल आरटीई एक्ट का पालन नहीं करता है उस स्कूल को 3 साल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, देखो होता क्या है,
टोटल मेंबर होते हैं 16 एसएमसी में, जिसमें 12 तो होते हैं पेरेंट्स। क्या होते हैं? पेरेंट्स, अभिभावक। 2 होते हैं टीचर्स स्कूल के, एक होता है प्रिंसिपल स्कूल का, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, वहां का रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, तो टोटल हो गए 16। तो पेरेंट्स कितने परसेंट है? पेरेंट्स हो जाएगा भाई 75%। कितने परसेंट होगा? 75%। नाउ नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टू RTE एक्ट 2009? ठीक है, बताओ भाई, कहीं डाउट है तो आप लोगों को? हाँ, RTE एक्ट अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कोई छात्र निष्कासित नहीं किया जाएगा। 5 वर्ष के अंदर उपयुक्त प्रोफेशनल डिग्री न रखने वाले शिक्षक को कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। या जो विद्यालय 3 वर्ष के अंदर आधारभूत सुविधाएं नहीं सुधारता उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आगे देख लो एक बार, फिर है चौथी स्टेटमेंट है भाई, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वहन किया जाएगा। या नन ऑफ दीज। देखो भाई, इसमें 5 ऑप्शन है, ऐसे ऑप्शन 4 ही आएंगे, तो बताओ कौन सा? ऑप्शन देख लो कि पहला ऑप्शन है, प्रारंभिक शिक्षा के दौरान कोई छात्र, मतलब किसी भी बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन 14 वर्ष तक की वो शिक्षा ना ग्रहण कर ले, 8वीं कक्षा तक, उसको स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। अगर किसी टीचर के पास डिग्री नहीं है टीचर वाली, तो उसको 5 साल के अंदर कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। और विद्यालय के अंदर आधारभूत सुविधाएं नहीं दे पाता है, फैसिलिटी नहीं दे पाता है कोई स्कूल, तो उसको 3 साल बाद बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, राहुल कह रहे हैं मैम चाय पी लो। चाय आई नहीं है, आएगी तो पिएंगे। चलो भाई, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा भाई ई। कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। ठीक है, नेक्स्ट, RTE एक्ट लागू होने के 6 माह के अंदर विद्यालय को सुनिश्चित करना होगा कि 5वीं कक्षा तक। हाँ बताओ, RTE एक्ट में 2 चीजें बताई हैं, वर्किंग आवर्स। RTE एक्ट में 3 चीजें बताई गई हैं। एक तो टीचर स्टूडेंट रेशो, टीचर स्टूडेंट की रेशो है। टीचर स्टूडेंट, कितने टीचर पर एक बच्चा होगा? ठीक है, RTE एक्ट में बोला गया है, मतलब 1ली से 5वीं कक्षा तक, 6ठी से 8वीं कक्षा तक। ये अपर प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। इसमें टीचर स्टूडेंट रेशो है, प्राइमरी में 30 के ऊपर 1 टीचर, और अपर प्राइमरी में होगा 35 के ऊपर 1 टीचर। ठीक है, अगर बात पूछ ली जाए, क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट, वर्किंग डेज पूछा जाए, वर्किंग डेज। ठीक है, तो प्राइमरी क्लासों में वर्किंग डेज होते हैं 200, इसमें होते हैं 220। ठीक है, एक टीचर को एक दिन में कितने घंटे पढ़ाना चाहिए स्कूल में? एक टीचर को एक दिन में 7.5 घंटे स्कूल में कार्य करना चाहिए, जिसमें से 6 घंटे तो वो स्टडी टीच करेगा और 1.5 घंटा मूल्यांकन इवैल्यूएशन। एक दिन में 7.5 करेगा, तो एक सप्ताह में कितने करेगा? 7.5 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो 45 घंटे वो व्यतीत करेगा। ये क्वेश्चन अब की बार RTE एक्ट में आया था भाई। ठीक है, RTE एक्ट नहीं, रीट वाले एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब बताओ, RTE एक्ट अधिनियम के अनुसार शिक्षा 1ली से 5वीं हेतु विद्यालय कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या है? मतलब कम से कम इतने दिन स्कूल खुला रहना चाहिए।
हाँ, अभी अभी बताया प्राइमरी क्लासेस में तो 200 है, अपर प्राइमरी क्लासेस में 220 है। ठीक है, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 द नंबर ऑफ मिनिमम आवर पर वीक। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों, सप्ताह क्या पूछा है देखो, ठीक है। देखो एक दिन में तो वो 7.5 घंटे व्यतीत करेगा। सप्ताह का पूछा है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, जो टीचर स्कूल जाता है 6, तो कितने हो जाएंगे 45 घंटे। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, आपकी बार आर्ट टेट में आया था। तो फर्स्ट ऑप्शन है 45 टीचिंग आवर इंक्लूडिंग द आवर टेकन फॉर प्रिपरेशन, 45 टीचिंग आवर इंक्लूडिंग द आवर फॉर प्रिपरेशन, या 46 टीचिंग आवर इंक्लूडिंग द आवर फॉर प्रिपरेशन। 46 तो होगा नहीं, तो 45 वाला होगा, जिसमें आवर प्रिपरेशन, इवेल्युएशन और प्रिपरेशन एक ही मतलब होगा, जिसमें टीचर अपनी तैयारी भी करेगा और बच्चों का मूल्यांकन भी करता है। तो आंसर इज 41, नहीं 22 का क्या है ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चे को इट इज मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 23 है क्या, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 21A है उसी को आरटी एक्ट 2009 बोला जाता है, जिसका नाम क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल 16 to 14 ईयर इन अ नेबरहुड स्कूल। फर्स्ट, it is mandatory to provide free and compulsory education up to 16 years. Yeah, education is a fundamental right of children between 0 to 14. Education of children up to age of 16 years is not responsible for the state. Education is a fundamental right of education between 6 to 14. देखो इस क्वेश्चन का आंसर जिसने सही दिया वो बढ़िया बच्चा है। दिशा ने सही दिया, खुशबू ने, मीनू ने। ए नहीं होगा, इसमें बोला है 14 वर्ष तक। देखो ये है 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपल्सरी, तो आंसर आएगा ये। इसमें 14 वर्ष तक बोला गया है, वो नहीं होगा। और देखो 6 से पहले के जो बच्चे होंगे 0 से 6, उसमें वो आर्टिकल 45 होगा, आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 में बोला गया 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, जिसे बोला जाता है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार की बात की गई है। नेक्स्ट, गणित में गणना संबंधी कौशलों को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कंप्यूटेशनल स्किल इन मैथमेटिक्स कैन बी एनहेंस्ड बाय गिविंग कंसेप्चुअल नॉलेज अलोन, या डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम ओनली, या कंडक्टिंग हैंड ऑन एक्टिविटी, या क्लैरिफाई कंसेप्ट एंड प्रोसीजर एंड डूइंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस। देखो कंप्यूटेशन स्किल या वर्ड आ जाए स्किल या कंप्यूटेशन स्किल, इन दोनों को डेवलप करने के लिए हमेशा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। जिस ऑप्शन में है ऑप्शन प्रैक्टिस, तो आंसर भी क्या होगा, वही। ठीक है, प्रैक्टिस से हम स्किल को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल से। ठीक है, कंप्यूटेशन स्किल का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, प्रैक्टिस के द्वारा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, बालक में तर्क शक्ति के विकास हेतु उपयुक्त है। तर्क शक्ति हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या साइंस।
25 का क्या है? साइंस। देखो साइंस से तो तर्क शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास, ठीक है। और लैंग्वेज, ये 3 लैंग्वेज है, लैंग्वेज से होती है मेमोरी पावर, मेमोरी पावर, स्मृति, स्मृति का विकास किससे किया जाता है? लैंग्वेज से। लैंग्वेज कोई सी भी हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टुडे सोसाइटी स्कूल शुड गिव, आज के समाज में स्कूलों को क्या देना चाहिए? सजावट या व्यावसायिक आधार, किस प्रकार का देना चाहिए? बेस किस प्रकार का होना चाहिए भाई? 26 का आंसर बताओ। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? वोकेशनल बेस, व्यावसायिक आधार होना चाहिए, सजावटी नहीं। क्या आधार होना चाहिए? वोकेशनल, व्यावसायिक आधार, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट एडवाइजेबल वे ऑफ टीचिंग द क्लास रूम फर्नीचर, कक्षा के फर्नीचर को व्यवस्थित करने का सबसे अधिक सराहनीय तरीका है? फर्स्ट, एक बार तय होने के बाद उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सेकंड, कक्षा और अधिगम में से कक्षा फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए शिक्षक को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसकी व्यवस्था हर दिन या साप्ताहिक आधार पर बदलनी चाहिए, या इसकी व्यवस्था समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलनी चाहिए। ठीक है, बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? इसका डी। आंसर एकदम सही है भाई, क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा डी। इसकी व्यवस्था समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदलनी चाहिए, जब जरूरत पड़े जब बदल दो, बच्चों के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के घरों के पर्यावरण का उनके इस विकास पर प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है, बताओ किस पर? होम एनवायरमेंट, जो घर का वातावरण है, बच्चे के ऊपर किस डेवलपमेंट पर सबसे ज्यादा विकास डालेगा? इसका क्वेश्चन बताओ। चलो, इसका आंसर क्या होगा भाई? ए तो होगा नहीं। स्कूल, घर में बच्चों को सिखाया जाता है वो सांस्कृतिक, संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। कल्चर, कल्चर हम कहां से सीखते हैं? बच्चों, अपने घर के एनवायरमेंट से, ठीक है। और स्कूल से मिलता है हमें शैक्षिक प्रभाव सबसे ज्यादा। शैक्षिक प्रभाव हमें सबसे ज्यादा कहां से मिलता है? स्कूल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, punishment and reward help the socialization process as, दंड और पुरस्कार निम्नांकित कारण से सामाजिकरण प्रक्रिया में सहायक होते हैं। हाँ भाई, 2 घंटे की क्लास है, 3 से 5 बजे तक की क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन है भाई, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड हेल्प द सोशलाइजेशन प्रोसेस एज, इसके भय व प्रोत्साहन से बालक क्रम से समाज विरोधी कार्य नहीं करता और समाज कार्य करता है।
सेकंड, चाइल्ड डज नॉट शो इंटरेस्ट इन सोशल वर्क, चाइल्ड कैन बिकम अनसोशल। बताओ इसका आंसर क्या होगा? चाइल्ड कैन बिकम अनसोशल, उनकी सहायता से असामाजिक बना जा सकता है, या ये सामाजिक कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होते। आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? डी तो होगा नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन नेगेटिव भी हैं। इनकी सहायता से असामाजिक बना जा सकता है, ठीक है, ये सामाजिक कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होने देते। फर्स्ट है, इनके भय से प्रोत्साहन से बालक क्रम से समाज विरोधी कार्य नहीं करता और समाज विरोधी करता है। पनिशमेंट, देखो भाई आप लोगों को बोला गया रेड लाइट के नियम तोड़े तो आपको पनिश मतलब चार्ज पे करना पड़ेगा, तो आप नहीं तोड़ोगे ना रेड लाइट, तो इससे क्या हो जाता है? फर्स्ट इसका आंसर होगा, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट। ये टैट के ही क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, टैट का क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं। चलो इसका आंसर दो भाई। कोर्स अभी 3 से 4 क्लासों में खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये यूपी और सीटेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। और कोई डाउट? कल संडे था, कल एसएसटी और साइंस पेडागोजी की क्लास हुई थी दिन में 12 से मतलब सुबह 9 से 12:30 बजे तक, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू सोशलाइजेशन द मैन लर्न डिफरेंट बिहेवियर मॉडल, ठीक है, बट इन संस्कृताइजेशन ही लर्न ओनली वन बिहेवियर मॉडल। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल इट इज फॉलोड बाय? फर्स्ट है, जैसा व्यक्ति माता पिता व गुरु को भिन्न प्रकार से अभिनंदन करे किंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार उनका आज्ञा पालन करे। सेकंड, जैसे गुरु के सामने तो विनम्र बने और उनकी अनुपस्थिति में उनकी निंदा करे। फर्स्ट और सेकंड या सभी? सामाजिकरण से मनुष्य भिन्न भिन्न व्यवहार प्रति मानों को सीखता है, परंतु संस्कृति में वह एक ही व्यवहार प्रतिमान करता है। ये कौन सी स्टेटमेंट से सही हो रहा है? देखो दो स्टेटमेंट है वैसे। फर्स्ट है, जैसे व्यक्ति माता पिता व गुरु को भिन्न प्रकार से अभिनंदन करे किंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार करे, ठीक है। सोशलाइजेशन में मतलब व्यक्ति अलग अलग तरीके से करते, स्टेटमेंट सही है। जैसे व्यक्ति गुरु के सामने तो विनम्र बने, उनकी अनुपस्थिति में उनकी निंदा करे, ये सोशलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसका 30 का आंसर क्या होगा? ए। बोथ नहीं होगा। नेक्स्ट, स्कूल इज नॉट ओनली एन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन बट ऑल्सो, करो भाई इसका आंसर बताओ। इसका आंसर दो भाई फटाफट से।
साउंड अब आ गई भाई, साउंड आ गई भाई, साउंड सभी को? चलो ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। बताओ क्वेश्चन नंबर, द एम अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी, जॉन ड्यूवी क्या कहते हैं? बताओ इसका आंसर। बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर? बहुत इजी है, सोशलाइजेशन, मतलब कि सोशल एबिलिटीज का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यूवी। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट नहीं होता, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे शिक्षार्थियों को समूह गतिविधि में सम्मिलित करें जिससे उनकी पढ़ाई सुसाध्य होगी और वे इससे भी मदद दे सकेंगे। बताओ, टीचर आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटी बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। इसका इजी आंसर है, बहुत इजी आंसर है, पढ़ाई के साथ साथ एक टीचर ग्रुप एक्टिविटीज करवाता है ताकि उसके अंदर क्या क्या चीजें डेवलप हो सके, उसका सोशलाइजेशन किया जा सके, सामाजिकरण भी होगा उस चीज से, है ना। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन मॉडल अ चाइल्ड सेलेक्ट टू गाइड हिज लाइफ। बताओ भाई, सर्वाधिक सामान्य प्रतिरूप जिसे कोई बालक अपने जीवन को निर्देशित करने के लिए चयनित करता है वह है, बताओ। द मोस्ट कॉमन मॉडल अ चाइल्ड सेलेक्ट टू गाइड हिज लाइफ इज अ पेरेंट, अ टीचर, अ पर्सन इन ऑथोरिटी या पर्सन हु कंडक्ट अप्रोचेस परफेक्शन। कोई अन्य व्यक्ति जिसका आचरण पूर्णता की ओर जाना लगता है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्म संकल्पना उससे अधिक मिलती जुलती है। इसका आंसर बताओ भाई, किसको एक बच्चा ज्यादा फॉलो करेगा? बताओ, देखो इसका आंसर है द मोस्ट कॉमन मॉडल अ चाइल्ड सेलेक्ट टू गाइड हिज लाइफ। अपनी गाइड को, जरूरी नहीं है हर बच्चा पेरेंट, टीचर और एक किसी भी हायर अथॉरिटी को ही करे, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। आप कोई अन्य व्यक्ति जिसका आचरण परफेक्शन की ओर जाता है, नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आत्म संकल्पना उससे अत्यधिक मिलती है, मतलब द व्यक्ति उसकी तरफ जाएगा जिससे उसके विचार मिलते हैं, उसके साथ वो ज्यादा जाएगा जिससे उसकी संकल्पना मिलती जुलती है। नेक्स्ट, सोशल डेवलपमेंट इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ, सामाजिक विकास अनिवार्य है। बताओ, सामाजिक विकास अनिवार्य क्यों है? क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35 बताओ भाई। सोशल डेवलपमेंट इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ, फर्स्ट, सामाजिक सुरक्षा और स्वीकरण की प्राप्ति का मामला है। सेकंड, सामाजिक व्यवस्था और व्यक्ति के उद्देश्यों के समाकलन में से संबंधित है। या डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल या कंफॉर्मिटी ऑफ द डिमांड ऑफ द सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा के साथ अनुसारित का मामला। सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है बताओ। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक कौशलों का विकास करना। तो आंसर क्या है? सी आप लोगों के लिए सही आंसर है चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थी का ध्यान किस तरह सुधार सकता है? हाउ डज अ टीचर कैन इंप्रूव द अटेंशन ऑफ अ स्टूडेंट? अटेंशन को बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? सभी ने सही बताया है, इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग। अगर टीचर इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाएगा तो बच्चे का इंटरेस्ट भी टीचिंग में आएगा। इंटरेस्टिंग मेथड, इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग होगा तो बच्चा क्या, उसका पढ़ाई में ध्यान आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना के रखो। नेक्स्ट, अध्यापन की कौन सी विधि ज्ञान के उपयोग को अत्यधिक बढ़ावा देती है? Which method of teaching encourage the maximum use of knowledge? फर्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेकंड है लेबोरेटरी, थर्ड है सेल्फ स्टडी मेथड या ग्रुप लर्निंग मेथड। जल्दी बताओ। क्या होगा जिससे मैक्सिमम यूज ऑफ नॉलेज हो सके? देखो इसमें एक वर्ड आया है यूज, ग्रुप नहीं आएगा। यूज हम कहां पर करते हैं नॉलेज को? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए? लेबोरेटरी इसका आंसर होगा, जहां पर हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं। ए नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी, लेबोरेटरी में हम ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो आंसर क्या होगा भाई? बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग इज, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? बताओ इसका आंसर। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या होता है? मतलब हम किस आधार पर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हम किस आधार पर निकालते हैं? आंसर होगा भाई इसका हाइपोथेसिस, परिकल्पना। क्या होगा? परिकल्पना। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या है? हाइपोथेसिस बनाकर हम संभावित उत्तर निकाल लेते हैं, उस आधार पर हम सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर हमारी परिकल्पना ही गलत बनी तो सॉल्यूशन भी गलत निकलेगा, परिकल्पना सही बनी तो सॉल्यूशन भी सही निकलेगा। ठीक है, अभी भाई 5 बजे तक क्लास है आप लोगों की। कितने बजे तक क्लास है? 5 बजे तक। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। बी इसलिए नहीं होगा, रिजल्ट ही आ गया। रिजल्ट से हम क्या करेंगे? रिजल्ट को तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस बनाकर हम रिजल्ट को निकालेंगे तो उससे हमारे अंदर
साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा जिसमें हम निकालते हैं चीजों को, ठीक है। मैथ्स पेडागोजी की क्लास 1 से 3 बजे तक हो चुकी है। ओके भाई, कल की क्लास अपलोड हो जाएगी भाई, कल की क्लास भी जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो 38 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट है, यदि कोई अवधारणा पढ़ानी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सर्वोत्तम होगा? बताओ इसका आंसर। चलो भाई करो फटाफट, इसका आंसर बताओ क्या होगा। यदि कोई अवधारणा पढ़नी है तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सर्वोत्तम होगा, इसका आंसर ढूंढो आप लोग। अभी काफी क्वेश्चन बचे हैं भाई। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अवधारणा की व्याख्या करना, सेकंड है व्याख्या करने के पश्चात उदाहरण देकर स्पष्ट करना, थर्ड है पहले ऐसे उदाहरण देना जिसमें उच्च अवधारणा, उच्च है भाई, उक्त नहीं है, उच्च अवधारणा सम्मिलित हो, तथा फिर ऐसे उदाहरण देना जिसमें अवधारणा सम्मिलित न हो, और फिर व्याख्या करना, या पहले बच्चों को लिखवाना फिर व्याख्या करना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी, कंसेप्ट को पहले जो ऐसे एग्जाम्पल देना जो हायर थिंकिंग वाले हैं, फिर उससे ऐसे एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करना जो नहीं रिलेट करते। इससे क्या हो जाता है, बच्चा उनमें डिफरेंस कर करके समझ आ जाता है बच्चों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है भाई, शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, किस आधार पर शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है? जो हम टॉपिक का मेथड यूज करते हैं टीचर, वो किस आधार पर? अभी सिलेबस भाई कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ काफी चीजें क्लियर होती हैं, तो वो लोग आप लोगों को जरूर करनी है। देखो, जो हम शिक्षण विधि चुनेंगे ना, वो पहले कंटेंट देखेंगे, कंटेंट इजी है डिफिकल्ट है, उसके आधार पर मेथड को चूज करेंगे और फिर उसको पढ़ाएंगे। तो आंसर क्या होगा? नेचर ऑफ कंटेंट। आंसर इज बी, नेचर ऑफ कंटेंट। पाठ्य वस्तु की प्रकृति के आधार पर शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है, ठीक है, बी एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मेथड इज, प्रोजेक्ट मेथड का पहला पद क्या है? बताओ। तमन्ना, आपका क्वेश्चन मुझे नहीं दिख रहा है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है भाई। क्वेश्चन आप बोलो फटाफट।
तमन्ना अपना क्वेश्चन बोलो। इतनी जल्दी जल्दी कमेंट जाते नहीं पढ़े जाते। सेलेक्टिंग नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट विधि का पहला पद कौन सा होता है भाई? पहले तो परिस्थिति का निर्माण किया जाता है, परिस्थिति के निर्माण के बाद सिलेक्शन, प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया जाता है, फिर प्रिपेयर किया जाएगा, फिर डिसीजन लिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति का निर्माण, ठीक है। प्रिपेयर, क्रिएट, पहले सिचुएशन क्रिएट की जाती है प्रोजेक्ट के लिए। मैथ्स की क्लास भी अपलोड हो जाएगी अपने आप ही, वही है। थैंक यू। चलो भाई, अब टेस्ट नहीं, काफी कंसेप्ट्स भी साथ में होंगे आप लोगों के, तो ऐसे मत सोचो। टेस्ट के साथ बहुत सारी चीजें हम करते हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो टेस्ट के साथ ही होते हैं। आंसर क्या होगा? जिसमें सूत्रों की स्थापना की जाती है, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल टू रूल किसमें जाया जाता है? जिसमें सिद्धांत, रूल को हम फिक्स करते हैं, वो हो जाएगा भाई इंडक्टिव। आंसर क्या होगा? शिवानी अपना कमेंट दिखाओ। सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी सिलेबस भाई बचा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। द मेथड इन विच वी प्रोसीड फ्रॉम अननोन टू अननोन, क्या होता है? नोन टू अननोन। कल की भी क्लास हो जाएगी, नोन टू अननोन किस वाली विधि में हम जाते हैं, बताओ भाई। यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखो, ये जो मेथड है ना इंडक्टिव, इसके रूल्स लिख लो क्या है। इसके फॉर्मूले हैं क्या? एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल दे देकर बच्चों से नियम बनवाना, फिर एग्जाम्पल देखो बच्चों को पता होते हैं फिर नियम बनते हैं, ये होता है नोन टू अननोन। नोन टू अननोन यानी कि ज्ञात से अज्ञात, इसमें बच्चा आगे बढ़ता है। तीसरा, एग्जाम्पल कंक्रीट होते हैं, कंक्रीट यानी कि मूर्त से अमूर्त, बच्चा इसमें जाता है मूर्त से अमूर्त। और इसमें स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, इसमें बच्चा जाता है। तो आंसर क्या हुआ? ए। ए। और इसमें जो दूसरा है डिडक्टिव, वो इसका बिल्कुल उल्टा है आंसर। चलो, इसका सभी ने आंसर सही दिया भाई। क्वेश्चन नंबर ए। ये डेफिनेशन बहुत बार आती है भाई, ये डेफिनेशन जरूर आएगी पेपर में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन जरूर आएगी अब की बारी पेपर में, ये स्टेटमेंट जरूर आएगी।
अब आ जाएगा भाई, अब आ गई आवाज। चलो भाई, अब आवाज आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो गलती से हो गया था। अलग अलग भागों को जोड़ना, जोड़ने को क्या बोला जाता है बताओ। जिसमें कंसेप्ट को एक दूसरे से जोड़ जोड़ कर पढ़ाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है। अब देखो, जितनी भी मेरी क्लास होगी ना, ये सोच लेना उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो मैं कराने वाली हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अलग अलग भागों को जोड़ना तो बोला जाता है संश्लेषण, और भागों को तोड़ना बोला जाता है विश्लेषण। पहले विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण, पहले तोड़ा जाता है फिर जोड़ा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, इजी भी है, आंसर बहुत इजी है। टॉपिक क्लियर है भाई अब आप लोगों के, अब आप इस स्टेज पे आ गए हो, पेपर के 20 दिन बचे हैं, ठीक है। क्या होगा बताओ इसका सबसे मॉडर्न मेथड, सॉरी क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे मॉडर्न मेथड कौन सा है। इनमें सबसे मॉडर्न मेथड है भाई प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड से क्या डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर, सोशल स्किल का डेवलपमेंट होता है, सामाजिक कौशलों का हम विकास कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है, बच्चे वातावरण में जाके इस प्रोजेक्ट को करते हैं, तो बच्चे के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप होती है, ओके। तो इसलिए प्रोजेक्ट मेथड आज का सबसे नया मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान करना किया जाना, उसके पश्चात अंश पूर्ण के अंश किए जाते हैं, बताओ ये अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 बहुत इजी है, ये स्टेटमेंट किलपैट्रिक की है, और ये किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड दिया था 1917 में। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं था। नेक्स्ट आओ भाई क्वेश्चन नंबर 47, जिसमें क्या जाया जाता है, पूर्ण से अंश, होल टू पार्ट। पहले पूरा ज्ञान, फिर उसको तोड़ तोड़ कर उसके भागों को समझाया जाता है, उस मेथड को क्या कहा जाता है बताओ भाई। इजी है क्वेश्चन, मैंने मेथड्स की एक क्लास ली थी मैथ्स पेडागोजी में, वो जरूर देख लेना पेपर फर्स्ट के बच्चे। आंसर क्या होगा, जिसमें पार्ट्स को तोड़ा जाता है, उसके पश्चात पार्ट को अंश किए जाते हैं, मतलब होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, यानी कि अननोन टू नोन, अननोन टू नोन। जब हमें कंसेप्ट नहीं समझ में आता तो हम उसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर समझते हैं, तो ये क्या हो गया एनालिटिकल। और उसका उल्टा है विश्लेषण, विश्लेषण बिल्कुल इसका उल्टा है, पार्ट टू होल, यानी कि अंशों को जोड़ जोड़ कर समझाना, पूर्ण अंश से पूर्ण की तरफ। और इसमें क्या होगा, नोन टू अननोन बच्चा आगे बढ़ता है, नोन टू अननोन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, एक्सकर्जन मेथड, पर्यटन विधि से छात्रों में किस चीज का विकास होता है बताओ। इजी क्वेश्चन है, बताओ कौन सा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है भाई, अवलोकन शक्ति का विकास होता है निरीक्षण से,
पर्यटन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग में कौन सा इंडिपेंडेंट है? बताओ इसका आंसर। देखो, हमारे जॉन ड्यूवी कहते हैं, जॉन ड्यूवी ने कंसेप्ट दिया था ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर प्रोसेस यानी कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। उसके 3 फैक्टर हैं। पहला है करिकुलम, करिकुलम यानी कि एनवायरमेंट, ऑब्जेक्टिव, एनवायरमेंट या ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा है शिक्षक यानी कि टीचर। तीसरा है स्टूडेंट, छात्र। इसमें देखो डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो गया स्टूडेंट, डिपेंडेंट किस पर होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल तो हो गया स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया टीचर। टीचर किसी पर डिपेंड नहीं रहता। और मध्यस्थ चर, मिडल वेरिएबल, मिडल वेरिएबल क्या होता है? करिकुलम, जिससे हम बच्चों के अंदर उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? स्वतंत्र चर पूछा है। स्वतंत्र चर मीन टीचर। टीचर क्या है? स्वतंत्र चर। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। बाइपोलर का मतलब होता है देखो यहां पे लिखो, ये तो मुखी होगा, द्विमुखी है। द्विमुखी का मतलब है कि जिसमें शिक्षा में 2 ही कारकों का होना जरूरी है। वो 2 कारक कौन कौन से हैं? बताओ भाई इसका आंसर। हाँ, कौन है वो भाई? एडम्स। एडम्स ने बोला है एजुकेशन इज अ बाइपोलर प्रोसेस। 2 ही कारक जरूरी है, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट। इन 2 चीजों का होना जरूरी है शिक्षण प्रक्रिया के लिए। नेक्स्ट, शिक्षा एक त्रिमुखी है भाई। त्रिमुखी, त्रिमुखी मतलब जिसके 3 मुख होते हैं। ये कंसेप्ट किसने दिया था? बताओ 51 का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आप लोगों के देखो एग्जाम में आएंगी तो दोनों लैंग्वेज, पर जब ऑनलाइन एग्जाम होता है स्क्रीन पर एक ही लैंग्वेज आएगी। आप चेंज कर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी कहां के निवासी थे भाई? अमेरिका के, ठीक है। इन्होंने ये क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे के सामाजिकरण पर बल देना। बच्चे, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सामाजिकरण करना बच्चे का। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा यानी कि बच्चों को हैंड एक्सपीरियंस देना है, अनुभव द्वारा शिक्षा देनी है। अनुभव द्वारा शिक्षा, अनुभव द्वारा शिक्षा अगर दी जाएगी तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। और इन्होंने कंसेप्ट भी दिया था डेमोक्रेटिक एजुकेशन। डेमोक्रेटिक
एजुकेशन, प्रजातांत्रिक शिक्षा, प्रजातांत्रिक शिक्षा। बच्चों को क्या करना है? ऐसी एजुकेशन देनी है जिनसे उनके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज का डेवलपमेंट हो, और बच्चे से जब आप अनुभव दोगे तो वो उनके अंदर कोई टेंशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, रिलीफ होकर बच्चे एजुकेशन ले। और एक इन्होंने क्या बात बोली थी? स्कूल एंड सोसाइटी, एक बुक दी थी स्कूल एंड सोसाइटी, उसमें इन चीजों का वर्णन किया था। स्कूल एंड सोसाइटी एक बुक लिखी थी इन्होंने, और ये किसके समर्थन है? परियोजनवादी है, प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जिसमें सामाजिककरण पर फोकस किया जाता है। मतलब ये अमेरिका के तो निवासी है भाई। कहां के निवासी है? अमेरिका के। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, डेमोक्रेटिक एजुकेशन की ये बात करते हैं। अब बताओ भाई, किसी का कमेंट अब आ नहीं रहा है? हाँ, ये क्वेश्चन यूपी टेट के लिए भी हैं। लर्निंग बाय डूइंग पर ये फोकस करते हैं। और बताओ भाई, अब क्वेश्चन पूछ लो। अब कोई नहीं पूछेगा एकदम, फिर इतने सारे कमेंट आते, कमेंट नहीं पढ़े जाते हैं। टाइम देखो भाई, आगे से मेरी क्लास देखो। अब जो मैथ्स और ईवीएस पेडागोजी की होगी वो थर्सडे और फ्राइडे होगी, इस बात का ध्यान रखना। 2 घंटे मैथ, 2 घंटे ईवीएस, एक ही दिन में 4 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, पूछो कंचन, अपना सवाल पूछो। एमपी टेट का बैच आएगा तो भाई बता दिया जाएगा, देखते रहना। ठीक है, थ्योरीज मैंने बहुत सारी मैथ्स की करवा दी है, और साइंस में भी बहुत सारे कंसेप्ट मैंने कराए हैं। ठीक है, अगर दीक्षा कह रही है मैं वहां बहुत अच्छे से क्वेश्चन करा रही हूं, समझ में भी आ रहा है, अच्छी बात है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन है। औपचारिक शिक्षा, देखो शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। 3 प्रकार की शिक्षा होती है। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें सारे फैक्टर फिक्स होते हैं, कब पेपर लेना है, कब रिजल्ट देना है, और इसका टाइम फिक्स होता है, करिकुलम फिक्स होता है। ठीक है, टाइम भी इसमें फिक्स होता है, करिकुलम भी, ऑब्जेक्टिव्स भी, और ये लिमिटेड समय के लिए ही होता है। इसमें सारी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो आंसर क्या होगा? स्कूल। जो स्कूल की एजुकेशन हो गई, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन हो गई, इसको करने से आपको क्या मिलता है भाई? डिग्री मिलती है। क्या? डिग्री। इसको आप पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, इसका समय पहले से ही फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, औपचारिक शिक्षा या स्कूल प्रशिक्षण इसका प्रतिनिधित्व करता है। फॉर्मल एजुकेशन और स्कूल ट्रेनिंग रिप्रेजेंट। बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक है औपचारिक शिक्षा की इन चारों में से? हाँ भाई, एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, यानी कि सीटेट के हर बच्चे के लिए वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो आज अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना, सोच लेना अगर आपने क्वेश्चन किए तो सीटेट का बहुत सारे क्वेश्चंस आप पहले ही कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब जितनी भी मैं क्लास कराऊं जरूर ले लेना। सीटेट का पेपर दिसंबर में है, 16 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, 4 शिफ्ट में होंगे। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा देखो, किसी ने दिया है सी, किसी ने दिया है ए, किसी ने दिया है बी। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें प्लान्ड प्रोग्राम ऑफ स्टडी, सब कुछ पहले से ही प्लान होता है, कब रिजल्ट देना है, कब एग्जाम लेना है, कब क्या एक्टिविटी करानी है, सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है, जिसमें सब कुछ पहले से ही नियोजित, ऑर्गेनाइज होता है, प्लान होता है। उस वाली एजुकेशन को बोला जाता है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, सही है भाई।
अब कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, पहले तो गलत दे रहे थे। नेक्स्ट पूछो सीमा अपना क्वेश्चन। सीमा अपना क्वेश्चन पूछो, आपका क्वेश्चन क्या है? इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है माया, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चलो, खुला विश्वविद्यालय या पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा का कौन सा रूप है? मतलब जो ओपन यूनिवर्सिटी और कोरेस्पोंडेंस से जो हम डिग्रियां ले लेते हैं वो किस प्रकार की शिक्षा में आता है, बताओ। वो होगा भाई नॉन फॉर्मल, जिसमें कुछ फैक्टर तो फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर फिक्स नहीं होते, कुछ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को डिग्री भी मिलती है, पेपर भी देना पड़ता है, पर रेगुलर क्लासेस नहीं होती, ठीक है, रेगुलर क्लासेस नहीं होती। सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? इग्नू, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी की विशेषता क्या होती है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा करिकुलम होता है, ज्यादा बच्चे और ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन बच्चों को मिल जाते हैं, कोई सा भी कोर्स वो कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फॉर्मल का मतलब है वो वाली शिक्षा जिसमें कुछ फैक्टर तो फिक्स होते हैं, कुछ फिक्स नहीं होते, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन। इनफॉर्मल वो वाली शिक्षा जो हम कहीं भी, किसी भी रूप में, किसी भी स्थान में, कहीं कैसे भी ले सकते हैं। लाइफ लॉन्ग एजुकेशन बोला जाता है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। इसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, कभी भी ले सकते हो, किसी भी रूप में ले सकते हो। इसको करने से आपको कोई डिग्री नहीं मिलती। जैसे आस पड़ोस की शिक्षा, घर की शिक्षा, फ्रेंड्स, ये सारी जो शिक्षा आएगी वो किस में आएगा भाई? इनफॉर्मल में। ओके, एग्जाम आ रहा है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम आ रहा है, अच्छी बात है, जल्दी से आए भाई। आप लोगों को तैयारी ऐसे करनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। जब तक एग्जाम नहीं होगा आप लोगों को ऐसा ही लगता रहेगा कुछ नहीं आता, पर आप है ना, जो मैं क्वेश्चन करा रही हूं वो जरूर कर लेना, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। और किसी भी बच्चे का एक टाइम पे, एक शिफ्ट पे कोई पेपर नहीं होगा। जैसे कई बच्चों ने पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों भरे हैं, एक टाइम पे वो पेपर नहीं होगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा कंसेप्ट पूछ रहे हो भाई? रेशु। देखो अर्चना, अपने वो सारे टॉपिक्स करो जो यहां पर कराए जा रहे हैं। अब प्रीवियस ईयर रिवाइज करो, यूपी टेट का पेपर तो बहुत पास है। एमडी कह रहे हैं मैम एग्जाम हमसे डरेंगे हम, लेकिन हम नहीं डरेंगे। अच्छी बात है, जब तैयारी होगी तो डर लगेगा ही नहीं, ठीक है। चलो भाई, शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ये मैंने कराया है एक एग्जाम में। पहले ऑफलाइन जब पेपर होता तो एक ही दिन में हो जाता था, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, पर ऑनलाइन है, शिफ्ट में पेपर होगा अब की बारी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 55 है, एक शिक्षक को शिक्षा देने में समानता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। शिक्षा में समानता के सिद्धांत का अर्थ है सभी छात्रों को प्रवेश में समान अवसर देना, या अधिकाधिक स्कूल खोलना, सभी को उपलब्धि के बराबर अवसर प्रदान करना, सभी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराना। यूपी टेट के एडमिट कार्ड आ गए हैं भाई, अपने निकाल लेना, जो भी बच्चा यूपी टेट की तैयारी कर रहा है। हाँ भाई, शिक्षा में इक्वालिटी का मतलब क्या है? सभी को उपलब्धि के बराबर अवसर देना, टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इन केसेस ऑफ अचीवमेंट। सभी को समान अवसर देना, भेदभाव बच्चों के साथ नहीं करना, भेदभाव को समाप्त करना है, ठीक है। भेदभाव वाली शिक्षा आज के टाइम में नहीं दी जा सकती,
ना किसी टीचर को बच्चे के साथ भेदभाव करना चाहिए और ना ही ऐसा वो बनाना चाहिए। हाँ भाई, साहिबा पूछ रही हैं, एक साथ दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन स्क्रीन पर शो नहीं होगा जैसा अब हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। जो लैंग्वेज आप स्टार्टिंग में चूज करोगे उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन स्क्रीन पर शो होगा। आप बीच बीच में, जैसे ये स्क्रीन इंग्लिश में है, ऑप्शन आता है यहाँ चेंज लैंग्वेज, आप चेंज करके उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे देखो क्या होगा, इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आती, बस टाइम कंज्यूम हो जाता है थोड़ा चेंज करने में। कई बच्चों को तो माउस चलाने में दिक्कत आएगी क्योंकि वो कभी बैठे ही नहीं होंगे कंप्यूटर पे। इसलिए कह रही हूँ 2-4 ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों की तैयारी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपकी बारी क्वेश्चन जो आएंगे ना वो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है, देखो ये अच्छा है, हिंदी और इंग्लिश एक साथ है। ऑफलाइन में भी ऐसे, पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, एक ही लैंग्वेज में पेपर आएगा, आपको बदलनी पड़ेगी अगर दूसरी लैंग्वेज पढ़नी है तो। नहीं भाई, एक दिन में दोनों पेपर नहीं होंगे अब की बारी। ठीक है, एक दिन में हो सकते पर शिफ्ट एक नहीं होगी दोनों पेपर की। देखो पेपर मैथ, मेरी जितनी भी पेडागोजी की क्लास है, चाहे वो ईवीएस हो, मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो एसएसटी पेडागोजी हो, चाहे ईवीएस पेडागोजी, वो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड सी टेट के हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन यूपी टेट वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, चलो इसका आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, परिवार किस प्रकार बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड फैसिलिटी, बाय सेंडिंग द चाइल्ड टू स्कूल, बाय हेल्पिंग द चाइल्ड इन हिज होमवर्क, बाय इम्पार्टिंग संस्कार ऑफ सोशल कल्चर। बताओ इसका आंसर बताओ, इजी क्वेश्चन है। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? जो परिवार है वो बच्चों में सामाजिक संस्कृति के संस्कार उत्पन्न करता है। संस्कार जो मिलते हैं वो हमें हमारे घर से मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ इसका? डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन गिविंग द टीचिंग ऑफ लाइफ वैल्यू। हमें जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? अभी सीटेट के नहीं आए हैं एडमिट कार्ड, सीटेट के एग्जाम एडमिट कार्ड 5 तारीख के आसपास आएंगे। ठीक है, मेरी यूट्यूब पर भाई कोई भी क्लास नहीं है, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाती हूं मैं। जिसका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है यूपी टेट का, वो बहुत टाइम बाद हो रहा है, बार बार प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तब आप जाके अपना सर्वर बहुत डाउन आ रहा है, डाउन अपलोड मतलब कि निकालने में काफी बच्चों ने पूछा है यूपी टेट के लिए। ठीक है, चलो भाई कर लेते हैं। जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करने में सर्वाधिक योगदान किसका है? बताओ आंसर। भाई ईवीएस आप यहीं से कर लो, इतना ही बहुत है। चलो भाई आंसर, आंसर इसका है भाई क्या? फैमिली, परिवार ही हमें जीवन मूल्यों की शिक्षा देता है। जीवन मूल्यों की शिक्षा हमें कहां से मिलती है? अपने परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, औपचारिक विद्यालयों तथा खुले अधिगम केंद्रों में मूल अंतर इस बात में है, किस बात में है बताओ? बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन फॉर्मल स्कूल एंड सेंटर ओपन लर्निंग इन
बताओ। पहला है खुले अधिगम केंद्रों से अत्यधिक आधुनिक सहायक सामग्री का प्रयोग होता है। सेकंड, औपचारिक विद्यालय अत्यधिक सुव्यवस्थित होते हैं। थर्ड है खुले अधिगम केंद्रों पर विषय विकल्प अधिक होते हैं। या टू डिफर इन डिलीवरी ऑफ लर्निंग। ये ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। मैथ्स पेडागोजी की क्लास हम इससे पहले कर चुके हैं, काफी क्वेश्चन हमने की थी, 2 घंटे की क्लास थी। अब अपनी अपनी तैयारी को इतना दम लगा के करना कि एग्जाम तक ना रुके और एग्जाम क्लियर होना चाहिए भाई। देखो एग्जाम जो क्लियर होता है ना वो पेडागोजी से ही होता है सब बच्चों का। अगर पेडागोजी अच्छे से नहीं करी ना तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए पेडागोजी करना बहुत जरूरी है, खासकर सीटेट के लिए। सीटेट में तो 90 नंबर की पेडागोजी आती है, 75 के। सीडीपी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी के पूछ लेते हैं कई बारी। ठीक है, ओके चलो भाई इसमें देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन स्कूल इससे कैसे डिफरेंस करते हैं कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन से। खुले अधिगम केंद्रों में अत्यधिक आधुनिक सहायक सामग्री का प्रयोग होता है, नहीं। औपचारिक विद्यालय अत्यधिक सुव्यवस्थित होते हैं, बात सही है। ठीक है, थर्ड है खुले अधिगम केंद्रों पर विषय विकल्प अधिक होते हैं। फोर्थ, दोनों की अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका आंसर होगा ये, द फॉर्मल एजुकेशन इज मोस्ट सिस्टमेटिक। वो ज्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित होती है, उसका हर फैक्टर क्या होता है, फिक्स, वेल ऑर्गेनाइज होती है। प्री प्लान्ड एजुकेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, बी। क्वेश्चन नंबर 59। हाँ भाई, सीटेट के लास्ट ईयर के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं। एक आइडियल टीचर कौन होता है, जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, या छात्रों को अधिगम में सहायता पहुंचाता है, या मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है, या भाई अनुशासन रखना चाहता है। मैथ्स वालों को एसएसटी की भी देखनी है, साइंस की भी देखनी है, पेडागोजी, जब ही जाके आप लोगों का सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा हो पाएगा। बताओ भाई, एक आइडियल टीचर कौन सा होता है। क्वेश्चन 58 का डी क्यों नहीं होगा, देखो बता देते 58 का डी क्यों नहीं होगा। दोनों की अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है। देखो अधिगम शैली भिन्न भिन्न नहीं होती, मतलब कि लर्निंग, डिलीवरी ऑफ लर्निंग, इसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ लर्निंग दोनों में अलग अलग तो होती है, पर लर्निंग की डिलीवरी तो दोनों में होती है ना, सिस्टमैटिक उससे। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जिसमें इसमें बिल्कुल सिस्टमैटिक है, इसमें बिल्कुल इसमें सिस्टमैटिक बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एक आइडियल टीचर वो होता है जो एक फ्रेंड होता है, फिलोसफर होता है और गाइडर होता है। साइंस स्ट्रीम वालों को एसएसटी की भी देखनी है भाई, छवि, निश्रेया, किट्टू, मैंने आपका एग्जाम अभी पढ़ा है, वो कमेंट बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा, मित्र दार्शनिक तथा मार्गदर्शक।
ये ईवीएस की क्लास है। कल एसएसटी और साइंस की क्लास हुई थी 2-2 घंटे की। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। देखो भाई, जो बच्चे, अब मैं एचटेट का भी पेपर है, ठीक है, एचटेट के फॉर्म निकले हुए हैं, सभी भर सकते हो, उसका जरूर भरना। एचटेट भी बहुत अच्छा है पेपर देने के लिए, अच्छा स्टेट है। शिक्षा के प्रसंग में सामाजिकरण का अभिप्राय होता है, ठीक है, हमेशा सामाजिक मानदंडों का पालन करना या सामाजिक माहौल से तालमेल बिठाना और उसके अनुकूल बनना, रेस्पेक्टिंग एल्डर इन सोसाइटी या नन ऑफ दीज। सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का तात्पर्य क्या है? शिक्षा से। शिक्षा हमें किस चीज में मदद करती है बताओ? शिक्षा हमें मदद करती है भाई किस चीज में? सामाजिक माहौल से तालमेल बिठाना और उसका अनुकूल, एडजस्ट एंड अडेप्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना और उसके अनुसार ढलना। चलो क्वेश्चन नंबर 61 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिकता का मतलब है। शिक्षा के दृष्टिकोण से सामाजिकता का मतलब है। क्वेश्चन रिपीट है, हाँ क्वेश्चन भाई रिपीट हो गया, बस ऑप्शन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है पर कुछ एक दो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी यही था। तो आंसर क्या होगा? सामाजिक परिस्थिति में अपने आप को ढालना और अनुकूल बनाना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, शिक्षा का कौन सा उद्देश्य समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है? बताओ। सांस्कृतिक, आजीविका, सामाजिकरण या टेक्नोलॉजी? शिक्षा का कौन सा उद्देश्य है समाज के लिए? किसके लिए? समाज के लिए उपयोगी है। देखो इसमें वर्ड लिख दिया ना, कम्युनिटी, समाज के लिए पूछा है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? ठीक है, तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसमें क्या है भाई? देखो एचटेट और सीटेट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, पर एचटेट में थोड़ा सा मैथ बढ़िया लेवल का आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? सोशलाइजेशन। क्या होगा आंसर? सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल डेवलपमेंट इज एसेंशियली अ मैटर ऑफ, यानी कि सामाजिक विकास अनिवार्यतः किसका मामला है? बताओ। कल की क्लास भाई अपलोड हो जाएगी, ठीक है, कल की क्लास अपलोड हो चुकी है, इवन मैंने भी देखा है। देखो भाई, जो लोग हरियाणा के एग्जाम देना चाहते हो एचटेट जरूर भरना, एचटेट जरूर फिल करना। एग्जाम निकले हुए हैं, शायद 5 दिसंबर लास्ट डेट है और दिसंबर में ही एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षाओं से अनुरूपता, कंफॉर्मिटी टू द डिमांड ऑफ द सोशल ऑर्डर, या सामाजिक सुरक्षा तथा स्वीकरण की उपलब्धि, या अपने परियोजनों तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों का समाकलन। फोर्थ है सामाजिक कौशलों का विकास। बताओ, कुछ बच्चे देंगे इसका सी, कुछ देंगे डी, डेवलपमेंट ऑफ सोशल वैल्यूज। देखो कंफॉर्मिटी टू द डिमांड ऑफ द सोशल ऑर्डर, ये ऑप्शन नहीं होगा। अचीवमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस, नहीं। ये दो ऑप्शन ज्यादा आंसर में आ रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ वन पर्पस विद दोज ऑफ द सोशल ऑर्डर, अपने प्रयोजन तथा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों का समाकलन। देखो जब हम अपने उद्देश्यों को, अपने पर्पस को सोशल ऑर्डर से मिला लेते हैं, ठीक है, अपना डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? बेटर ऑप्शन ये है भाई, कौन सा? सी। इंटीग्रेट कर दिया अपने पर्पस को, सोशल पर्पस को एक कर लिया, तो हमारा डेवलपमेंट होगा तो सोशल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल,
एचटेट की भाई लास्ट डेट 25 नवंबर है, यानी कि 2-3 दिन ही बचे हैं, आप लोग भर लो। नेक्स्ट, शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया कहा है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। हु सेड? देखो, दो ऑप्शन इसके पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे हैं, 63 में दो ऑप्शन अच्छे हैं, पर इन दोनों में ज्यादा बेटर ऑप्शन अच्छा ये है। कई बार आपको दो ऑप्शन बिल्कुल सही लगेंगे पेडागोजी में, पर दोनों में से ज्यादा बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, वही पेडागोजी होती है, आंसर निकालना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64? शिक्षा को सामाजिकरण की प्रक्रिया किसने बोला? जॉन ड्यूवी ने। इजी क्वेश्चन था। ट्राइपोलर प्रोसेस भी इसी ने दिया है। एडम्स ने क्या दिया है? बाइपोलर प्रोसेस। बस 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन के बाद ये क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। आप लोग भी थक गए होंगे, 4 घंटे हो गए पढ़ते पढ़ते। कुछ स्टूडेंट मैंने देखा है 4 घंटे की लगातार क्लास लिए है, ठीक है। देखो, सोशल स्किल जो पहले ऑप्शन था ना, उसमें और कोई बेटर ऑप्शन नहीं था जिसमें मैंने सोशल स्किल का डेवलपमेंट बताया था। अब इसमें दो ऑप्शन बहुत बढ़िया है, पर दोनों में से ज्यादा बढ़िया कौन सा है वो देना है 63 में, ठीक है। चलो भाई, एलिमेंट ऑफ कल्चर। कल्चर के एलिमेंट कौन कौन से हैं बताओ? कल्चर, इसका आंसर बताओ भाई, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इजी क्वेश्चन है, छांटना पड़ेगा। देखो, आर्ट तो है ही, लैंग्वेज भी है ही, मतलब सेकंड और थर्ड तो होना ही चाहिए एक में। इसमें थर्ड है, सेकंड नहीं है। इसमें सेकंड और थर्ड दोनों हैं, इसमें सेकंड है थर्ड नहीं है, कट गया। इसमें फर्स्ट सेकंड, इन दो ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है। तो परंपराएं, हमारे कल्चर में होती क्या है? प्रथाएं, परंपराएं। तो लो, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लो, नियम, कल्चर में कोई ऐसे नियम नहीं होते, हमारे परंपराएं होती है हमारे कल्चर में। हमारा भाई, हम कहते हैं ना कई बार, हमारा ये कल्चर है, हमारे कल्चर में ये चीजें करी जाती हैं, इस तरीके से करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? हमारी भाई ऐसी परंपरा है, इस परंपरा से हम ये चीज करते हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो गया? हमारा कल्चर, ठीक है भाई। देखो, रूल किसी भी कल्चर में फिक्स नहीं होते, कल्चर हम अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। बस अब थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया में सहायक है? बताओ, सामाजिकरण किसके द्वारा? पंजाब वाले जरूर देना भाई एचटेट का एग्जाम। क्वेश्चन होने के बाद मैं टाइम टेबल और बता दूंगी अपना, ठीक है। टाइम टेबल आप लोगों को बता दूंगी। क्या होगा? हेल्पफुल द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में कौन सा फैक्टर आप लोगों की मदद करता है? खेल साथी, खेल में खेलेंगे, रोल प्ले करेंगे, एक दूसरे के साथ प्ले खेलेंगे, तो उससे क्या होता है आप लोगों का? सामाजिकरण, ठीक है। तो चारों में से बेस्ट ऑप्शन क्या है? सामाजिकरण। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? देखो भाई, अंबिका, अभी मैं नहीं थकी हूं, जब तक आप लोगों का सिलेबस नहीं हो जाएगा मुझे थकान नहीं होगी, आप लोगों को भी नहीं थकना चाहिए, ठीक है।
आगरा वाले भी एचटेट दे सकते हो भाई, ठीक है। आगरा वाले या कोई भी स्टेट का बच्चा किसी भी स्टेट का एग्जाम दे सकता है, पर हर स्टेट में एक क्या होता है, स्टेट रिजर्वेशन होता है, 5 या 10% मिलता है अलग स्टेट वालों को, ठीक है। तो क्या होता है, समाज के लिए पूछा है ना, तो क्या होगा, समाजीकरण। समाज के लिए सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होगा, समाजीकरण, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2 बार आ गया, अलग अलग तरीके से पूछा है। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज मीन फॉर, शिक्षा के समाज शास्त्र का अर्थ है क्या। फर्स्ट है शिक्षा का समाज शास्त्र में अनुप्रयोग, या सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग। थर्ड, समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का सांस्कृतिक अधिगम में अनुप्रयोग। फोर्थ है समाज शास्त्रीय सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन इन सोशियोलॉजी। बताओ क्या होगा। देखो ऑप्शन को एलिमिनेट करके करो। यूज ऑफ सोशियोलॉजी प्रिंसिपल इन कल्चर लर्निंग, कल्चर की तो बात ही नहीं हो रही। यूज ऑफ सोशियोलॉजी प्रिंसिपल इन एजुकेशन, सिर्फ प्रिंसिपल को यूज नहीं करना, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, देखो सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, शिक्षा का समाज शास्त्र में अनुप्रयोग नहीं। यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग इन क्लास, एजुकेशन की बात हो रही है तो क्लास की बात बाद में आएगी। शिक्षा का, देखो इसमें एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर बेटर क्या माना जाएगा, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग, ठीक है। यूज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सोशल, हाँ भाई यही इसका सबसे बेटर ऑप्शन है कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों का शिक्षा में उपयोग करना, क्लास में प्रयोग करना। इसका आंसर हो गया भाई बी इज बेटर ऑप्शन। शिक्षा का प्रयोग समाज शास्त्र में नहीं करना, समाज शास्त्र का प्रयोग करना किसमें, शिक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, स्कूल इज अ सोशल एजेंसी, किसने बोला है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, ये बात बोली है किसने। देखो इन्होंने एक बुक भी लिखी है, स्कूल एंड सोसाइटी, स्कूल एंड सोसाइटी, ये इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक नेम है, ये किसने लिखी है, जॉन ड्यूवी ने, अमेरिका के निवासी है, तो ये कंसेप्ट भी किसने दिया है, जॉन ड्यूवी ने, ठीक है। ये कंसेप्ट किसने दिया है भाई, जॉन ड्यूवी ने। नेक्स्ट, आजकल किसी देश के सामाजिक विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन कौन है। हम एक देश का विकास किस साधन से सबसे ज्यादा कर सकते हैं, बताओ, आंसर बताओ भाई। ठीक है, आजकल किसी देश के सामाजिक विकास का अत्यधिक महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है, एजुकेशन, बिल्कुल सही। एजुकेशन से ही देश का क्या होता है, विकास, ठीक है। देखो भाई हमने कितने क्वेश्चन करे हैं, 70। आज की क्लास में हमने ईवीएस पेडागोजी में कितने क्वेश्चन करे हैं, क्वेश्चन करे हैं 70 क्वेश्चन हमने इसमें करे हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 70। अब अपने मार्क्स बताओ कितने अचीव किए आप लोगों ने, 70 में से कितने मार्क्स अचीव करे। जिसने भी 70 में से 65 मार्क्स, ठीक है, अचीव करे वो अच्छे मार्क्स हैं, ये ध्यान रखना, इतने एटलीस्ट होने चाहिए, ओके। वैसे टाइम हो गया है, टाइम बता देती हूं अभी। इससे पहले मैथ्स पेडागोजी की क्लास थी, मैथ्स पेडागोजी की क्लास भी थी भाई आज, वो 1 से 3 बजे तक थी, और ये है 3 से 5 बजे तक की, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, 68 क्वेश्चन किए थे, वो क्लास जरूर देख लेना। और एक बात मैं बता देती हूँ, अब जो मेरी 2 क्लासेस और बची हैं थर्सडे, अब जो थर्सडे आएगा उसमें भी शायद 1 से 5 बजे तक क्लास होगी, 4 घंटे की, 4 आवर्स, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे ईवीएस,
ठीक है, 2 घंटे मैथ और 2 घंटे ईवीएस की क्लास आपकी होगी। 55 सही है, कोई नहीं अभिनंदन, आप और थोड़ा इंप्रूव करो। धीरज के 66 हैं, पूनम के 60 हैं। जो मैंने ईवीएस के टाइम मैथ्स पढ़ी है वो अपलोड हो जाएगी, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, होगी थर्सडे को। अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डाउट्स लेना और क्लास रेगुलर लिया करो, एग्जाम पास में है। ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।